स्वागत है आपका हमारे शो में। बिहार की राजनीति में रोज नए समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। पार्टियां बदलती हैं और वादे किए जाते हैं और वादे तोड़े जाते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट है बहुत ही अलग और दिलचस्प किस्म के हैं। इन्होंने जिंदगी की शुरुआत ब्लैक बोर्ड और चौक से की, यानी एक मास्टर साहब के रूप में। जनता की सेवा के लिए इन्होंने राजनीति में कदम रखा, जिला परिषद बने और आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियों का हिस्सा रहे। आज बिहार में बदलाव करने वाली जन स्वराज जैसी पार्टी के बहुत बड़े स्तंभ के रूप में हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब तजम्मुल शेख साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। चलिए बात करते हैं आपसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुरक्षित टीचर और की नौकरी छोड़कर राजनीति की अनिश्चित दलदल में उतरने का वो टर्निंग पॉइंट क्या था? जिस दिन आपने इस्तीफा दिया उस दिन आपका सबसे बड़ा डर क्या था? ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि समाज के अंदर में जो जब देख रहे थे हमारा समाज जो नीचे स्तर पर था, जो समाज के लिए जो बहुत बड़ा विकल्प नहीं बन रहा था, हम एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे। समाज के उत्थान के लिए, समाज की जागृति के लिए हम अपनी यात्रा शुरू किए थे, इसलिए हमारा टर्निंग पॉइंट था। डर मुझको ये था कि ऊपर वाले हमको शक्ति दे कि हम जिस काम के लिए, जनहित के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, वह काम मेरे लिए सफल हो, ये मुझे डर था। इतना जरूर मन में शंका थी। आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी में ऐसा क्या देखा आपने जो आपका मोह भंग हो गया? पार्टी छोड़ने का तत्काल कारण क्या था? हम जनता के उद्देश्य के लिए जो हमारी मंशा थी, जो हम चाहते थे जनता के लिए काम करना, उस काम के लिए हमको कहीं इस तरह की जगह नहीं मिल पा रही थी आरजेडी में। क्योंकि आरजेडी शुद्ध करके एक पैसे वाले की पार्टी है। वहाँ जिसके पास पैसा होता है वही आदमी एमएलए, एमपी या राज्यसभा या एमएलसी या कहीं जा सकता है, जो मेरे पास नहीं था। मेरे पास जनता जरूर थी, इसलिए मुझको लगा कि अगर हम यदि आरजेडी में रह करके अपनी यात्रा रखेंगे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम जनता की आवाज को विधानसभा या लोकसभा में हम ले जाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। यही मेरा वहां से मोह भंग होने का कारण था। मेरा अगला क्वेश्चन है, जन स्वराज पार्टी का दामन थामने का क्या रीजन था? एक उभरता हुआ पार्टी या फिर कुछ राजनीति? नहीं, कोई राजनीति नहीं। यह आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई और वह जनता के लिए जितना बड़ा विकल्प इस समाज के बेरोजगारी के लिए, शिक्षा के लिए, नौजवानों के लिए और हमारे गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ फैक्ट्री के लिए, यहाँ जो उनके मन में मंशा थी शिक्षा के प्रति, वो चीज दूसरे में हमको देखने को नहीं मिला। मुझको लगा कि अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज पार्टी को यदि मौका मिलेगा तो बिहार में परिवर्तन होगा। बिहार में परिवर्तन होकर के एक नया बिहार बनाने का विकल्प पैदा हो रहा है, यह मुझको उसमें लगा। एक सीधा सवाल, क्या प्रशांत किशोर वाकई में बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चेहरा है या सिर्फ एक बेहतरीन चुनावी रणनीतिकार? क्या नहीं, पहले वो चुनावी रणनीतिकार जरूर थे, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने अपना संपूर्ण शक्ति, अपना संपूर्ण संपत्ति, अपना संपूर्ण विचार उन्होंने जन स्वराज पार्टी को दिया। इसलिए कि जब तक हम बिहार में परिवर्तन नहीं कर देंगे, बिहार में बेरोजगारी को दूर नहीं कर देंगे, बिहार में शिक्षा को जो विश्व स्तरीय शिक्षा है उसको हम जब तक बिहार में नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने आप को इसके पीछे लगे रहेंगे, लगाएंगे। जब तक बिहार सुधर जाएगा तब हम करेंगे। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी में एक बहुत ही होनहार मुख्यमंत्री का चेहरा उभरने जा रहा है। इनके साथ कोई रणनीति की बात थी, लेकिन आज की तारीख में बिहार के नव निर्माण के लिए उन्होंने अपना संकल्प लिया है। इसलिए सीएम का चेहरा अगर यदि कोई व्यक्ति है तो इतना साफ सुथरा और इतना ईमानदारी और इतना अपने संपत्ति सारा कुछ लगा करके किसी के अंदर में वो ताकत नहीं है जो आने वाले समय में वो काम कर पाएगा। तेजस्वी यादव को वर्तमान या भविष्य नेता मानते हैं? तेजस्वी यादव के अंदर में जो मैच्योरिटी, तो कहना चाहिए लगभग मैच्योरिटी इसके अंदर आ गई है। नहीं आई है सो बात नहीं है, लेकिन एक जो पार्ट है, जो जात पात की राजनीति में जो चीज उनको पारिवारिक रूप का जो मोह जो पकड़े हुआ है,
वह मोह इसको छोड़ नहीं रहा है। मोह के चलते वो आदमी आगे आने वाला समय में आते आते ब्रेक हो गया। इनको मौका मिला था, जिस मौका से इनको नहीं मिल पाया। अब नहीं लगता है भविष्य में जल्दी इसको मौका मिलेगा। मुझको ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। बीजेपी के डबल इंजन और प्रशासन के दावों पर आपका आपका विश्लेषण क्या है, जमीनी विश्लेषण कैसे देखते हैं? हमारा बीजेपी और डबल इंजन, बीजेपी और डबल इंजन, इसका जो जमीनी हकीकत है, जो पार्टी सिर्फ जात पात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान हिंदुस्तान, उसके अलावा इसके पास और कोई विकल्प नहीं है। जमीनी हकीकत में वह आदमी, जब तक यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यह आदमी देश को बर्बाद करने जा रही है, यह आदमी जमीनी हकीकत काम नहीं कर रही है, तब तक अंधेरे में है। जिस दिन लोगों के अंदर जागृति आएगी कि यह जात पात भेदभाव मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बातों को छोड़ करके हमको देश बनाने की जरूरत है, तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगा। इसके लिए जमीनी हकीकत उसका खत्म हो गया। फिर भी हर एक जगह वो अपना वर्चस्व कहिए या फिर वोटिंग में सबसे ज्यादा आंकड़ा लाना, कैसे वो पार कर पाता है? कैसे कर पाता है? अभी आपने देखा है, अगला जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, बैक वक्त न चुनाव आयोग कुछ कर पाया, न सरकार कुछ कर पाई। 10-10 हजार रुपया हर परिवार में, हर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 से 70,000 तक वोटरों को सब 10-10 हजार रुपया दे दिया गया, जिससे सीधा परिवर्तन हुआ। उसके पास चुनाव रणनीति के चलते सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा नहीं है। पैसे के आधार पर, जात पात के आधार पर वो अपना काम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? 100% वह एक विद्वान आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है और ईमानदार है। इनके अंदर में भय नहीं है, डर नहीं है और बहुत ही बेबाक तरह से बोलते हैं, देश की मुद्दे की बात बोलते हैं, कभी जात पात भेदभाव की बात नहीं बोलते हैं। इसलिए इनके अंदर 100% प्रधानमंत्री की मटेरियल है और यकीनी तौर पर आने वाला भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक दूसरे पार्टी में होते हुए भी एक दूसरे कांग्रेस लीडर पार्टी को आप इस तरह से बता रहे हैं अच्छाई, तो ये पता चलता है कि आप किस तरह के अच्छा राजनीति जो होता है अच्छाई वाला, वो समझ रहे हैं। हम ये हम राजनीति में जरूर हैं, लेकिन यदि कोई सच्चा आदमी, कोई अच्छा आदमी यदि देश के लिए काम करना चाहता है, तो उसके बारे में बोलने में मुझे किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। हम नहीं कर पाते। कैमरे के सामने विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन जब बात आती है वोटिंग की तो सब जात पात पे चले जाते हैं। तो क्या अब बिहार में जो यंग लोग हैं, जेनजी लोग हैं, इस चीज को बदल पाएगा क्या? हाँ, आने वाला भविष्य नौजवान इस बात को समझने जा रही है कि हम ये जात पात ये भेदभाव करके जो हम बटन दबा देते हैं, वो चीज देश के लिए कामयाब नहीं है। अगर यदि आने वाला समय जगेगा, नौजवान के अंदर जागृति आएगी, नौजवान इस बात को समझेंगे कि हमको ये जात पात भेदभाव से उठ करके हमको एक अच्छे आदमी को देश के अंदर में लाना है, राज्य के अंदर में लाना है, पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक में अच्छे आदमी को लाना है, निश्चित रूप से यह जागृति होगी और समाज में बहुत बड़ा बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। क्या आज के दौर में 100% ईमानदार नेता चुनाव जीत सकता है? जीतेगा? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। अभी इसलिए नहीं आया है कि लोगों के अंदर में इतना ज्यादा भेदभाव भरा हुआ है, जो तत्काल लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं हमसे क्या गलती होने जा रही है। जिस दिन लोगों के अंदर में यह बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, राजनीति अच्छे लोग, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया ये बात कहा गया है कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी राजनीति है। जब अच्छे लोगों की ईमानदारी पर आ जाएंगे, उस दिन हमारा देश बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के यहाँ अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्या बदल देंगे? खैर, इसकी संभावना हमको भविष्य में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी राजनीति में तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है।
आपने देखा है कि एक दिन के लिए फिल्म में देखा कि अनिल कुमार को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री यदि बना दिया, एक दिन में तमाम भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिया, और तमाम भ्रष्टाचारी यदि खत्म होगा, ईमानदारी से यदि काम शुरू हो जाएगा, तो देश के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, राज्य के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, हमारा बिहार परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। काफी अगर मुझको मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचारी और ये बेईमान लोगों को एक दिन के अंदर में जेल के अंदर में बंद कर देंगे, और अच्छे लोगों को ला करके इस बिहार के परिवर्तन में उससे काम। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तीनों में सबसे बेहतरीन नेता कौन है आज के समय में? आज के समय में अभी जो काम हुआ, लालू यादव को मौका मिला तो सामाजिक परिवर्तन उन्होंने किया, लोगों के मुंह में बोली दिया, लोगों को चलने का, पदाधिकारी नजदीक जाने का, बात करने का मौका मिला, लोग खुल करके लोग आए सामने में। लेकिन उनके अंदर जो पारिवारिक बहुत बड़ा मोह और कुछ भ्रष्टाचारी लोग फंसाए भी, या कुछ अपने भी फंसे, ये चीज चला गया, वह चीज बरकरार नहीं रख पाए। बरकरार अगर किसी ने रखा है तो नीतीश कुमार, सच्चाई के साथ इनके साथ बिहार था, न परिवार था, न कोई आदमी था। आज तक इसके परिवार के किसी सदस्य को लोग नहीं जानते हैं, इनके बेटा को भी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन न जाने क्यों अंतिम घड़ी में आकर के, पुत्र मुंह में आकर के दलदल में फंस गए, और आज अपने बेटा को यहाँ ले आए सामने में, बिना किसी का सदस्य रहते हुए भी उनको ले आए। ये बहुत बड़ी बात आज उनके साथ हो गई। लेकिन राजनीति में अगर नेता में यदि गिनती होगा तो नीतीश कुमार से बड़ा नेता, अच्छा नेता नहीं होगा। लेकिन जब समय मिला था तो लालू यादव भी अपने समय में बहुत अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए, समाज को परिवर्तन कर दिए, समाज में लोगों को बोली ला करके, आवाज ला करके लोगों को बहुत आगे बढ़ा। जिला परिषद में रहते हुए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आपसी जिला परिषद रहते हुए हम जिला परिषद में 2 बार गए। एक बार, पहली बार हमारी वाइफ बनी 2006 से लेकर के 2011 तक। बीच में हमने देखा कि सीट वही रह गया, तो हमारी पत्नी गृहिणी थी, घरेलू महिला थी, हम इतना लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, वहाँ हाउस में अपनी बात आवाज नहीं उठाते थे, इसलिए हम बीच में ड्रॉप कर दिया। हम विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे तो हमने ड्रॉप कर दिया, लेकिन 2016 में लोगों ने नहीं माना, फिर हम जिला परिषद के मेंबर हुए। तो जिला परिषद के मेंबर में हमने आपसी सामाजिक सौहार्द, सबसे बड़ा चीज कहीं पर आपसी सामाजिक सौहार्द को बनाने का हमने बड़ा काम किया। विकास के लिए मुझको जो मौका मिला, तो हमारे क्षेत्र के अंदर में आप जाइएगा तो 50 जगह आपको मिलेगा, जहां पर हमने रोड, सड़क से लेकर के और यहाँ तक कब्रिस्तान की घेराबंदी से लेकर के, जब भी मौका मिला जिस चीज का हमने कराने का काम किया, जो बोर्ड लगा हुआ है, और मुझको ये हमने काम किया है जिला परिषद में। अगर कल सुबह आपके विरोधी आप पर कोई बहुत बड़ा झूठा सार्वजनिक आरोप लगाते हैं, तो इस सोशल मीडिया के जमाने में आप उसको कैसे पलटवार देंगे, क्या कहेंगे? मुझको नहीं लगता है हम कोई ऐसी बात आपके नजदीक में बोल रहे हैं, और न हम ऐसा कुछ किए हैं। फिर भी अगर यदि विरोधी इस तरह की बात करते हैं तो हम विरोधी को सलाम करते हैं। यदि वो ऐसी बात करते हैं तो उनकी समझ है, हम उसके समझ के साथ मैं कोई विरोधाभास करने वाला नहीं हूँ। ये ऊपर वाले उसको समझ दे कि अच्छा काम करे, अच्छी बात करे, अच्छा समाज में लाए। हमारे लिए अगर कोई विरोध करता है तो हम समझ लेंगे कि अगर यदि कोई विरोध करता है तो मेरे लिए अच्छा काम करता है, क्योंकि मजबूत आदमी का ही विरोध होता है, कमजोर आदमी का कोई विरोधी नहीं होता है। इसलिए अगर यदि विरोध करेगा तो अपने को हम कुछ किस्मत समझेंगे। अगर आपको सिर्फ एक विकल्प चुनना हो, बीजेपी, आरजेडी या जनसुराज, तो आप बिना कूटनीति के किसे चुनेंगे? हम जनसुराज को चुने हैं और चुनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीज पॉलिसी आई है। आज हम बैठे हुए थे एक जगह कुछ लोगों के बीच में, वहाँ चर्चाएं हुई, हमसे कुछ परिचय के पर बात हुई, और हमने कहा कि हम जनसुराज पार्टी में हैं। तो बेबाक बड़े लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, जनसुराज की नीति, उसका सिद्धांत, उसका काम करने का तरीका, उसका बिल्कुल विकल्प जो है पारदर्शी जो तरीका है, समाज के बीच से बातों को लेना, अपने ऊपर से कोई बात नहीं थोपना,
समाज में बातों को रखना, समाज से जो बात निकल के आती है उस बात को लेकर के चलना, पूरे ईमानदारी से के साथ चलना, ये चीज सबसे बड़ा चीज उसके अंदर है। इसलिए हम जनसुराज करते हैं। नोखा में जिस समस्या को जनता सबसे बड़ी मानती है, क्या वो सच में सिस्टम का विफलता है या फिर नेताओं की नीयत की कमी? नेताओं की नीयत की कमी है। इसलिए कि लोखा में सबसे पहले आज तक डिग्री कॉलेज नहीं बना, ये नेताओं की कमी नहीं। अगर डिग्री कॉलेज यदि मेरे यहाँ होता तो हमारे बच्चे दूर कहीं पढ़ने के लिए नहीं आना पड़ता। दूसरी बात, बाढ़ का और जिसका जो समस्या है, जो ये तटबंध का लेकर के और इसको लेकर के जो समस्या उठती रहती है, उस समस्या को आज तक किसी नेता ने से बढ़िया ढंग से इसको दूर नहीं कर पाया। पश्चिमी नहर जो आज तक सुचारू रूप से नहीं चल पाया, सिंचाई के लिए किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस चीज को लोगों ने नहीं कर पाया। खैर आकर के अभी आकर के कुछ बातें बनी है, अब देखिए आगे में क्या होता है। अभी तक में नियत के कारण यहाँ लोखा में यदि कुछ सुधार करना चाहता नेता तो जरूर करते, लेकिन होता क्या है, यहाँ का जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाहरी व्यक्ति को चुनते हैं और अपने अपने इलाके के लोगों को नहीं चुनते हैं, जिससे बाहरी व्यक्ति को कभी यहाँ मन लगता नहीं है। अपना वोट कैसे ले नहीं ले इसी के पीछे लगा रहता है, यहाँ काम के पीछे नहीं लगा रहा है। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ जनाब तजम्मुल हुसैन साहब। दोस्तों, आपको जनाब तजम्मुल हुसैन साहब की बातों में कितनी सच्चाई दिखी? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी बिहार और नौफा और पिपरास की तस्वीर बदल पाएगी या फिर चुनाव के टाइम पे जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे? क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।